ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आइए चर्चा करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश पारित किए गए थे। आप यदि जजमेंट की कॉपी निकाल कर देखोगे तो उसमें पैरा नंबर 111 में उपयुक्त चर्चा के मद्देनजर हम मानते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है कि यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है। दूसरा पॉइंट दिया है कि यदि प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। यदि जांच से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ऐसा मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने के साथ समाप्त होती है, ऐसे बंद करने की प्रविष्टि की एक प्रति तुरंत 1 सप्ताह से अधिक समय बाद प्रथम सूचनाकर्ता को नहीं दी जानी चाहिए। इसमें शिकायत को बंद करने और आगे कार्रवाई न करने के कारणों का संक्षेप में खुलासा किया जाना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है, तीसरे पॉइंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जी का, कि ऐसी जो कार्रवाई बंद की जाती है तो उसकी एक तुरंत कॉपी 1 सप्ताह के अंदर अंदर दी जानी चाहिए, न कि 1 सप्ताह के बाद, और बंद करने के कारण भी उसमें लिखे जाने चाहिए। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता और यदि उसे प्राप्त सूचना में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर दर्ज न करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पांचवा पॉइंट में बताया कि प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त सूचना की सत्यता या अन्यथा की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाना है कि सूचना में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। छठे पॉइंट में बताया गया कि किस प्रकार की और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। यह प्रत्येक मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है उनकी श्रेणी इस प्रकार है, यानी कि इसमें बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया डायरेक्शन देते हुए कि किस प्रकार की श्रेणी में जो है प्रारंभिक जांच की जा सकती है। पहला है कि वैवाहिक विवाद, जो विवाह से जुड़े मुकदमे हैं उनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है और पारिवारिक विवाद भी इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि वाणिज्य अपराध में, तीसरा चिकित्सा लापरवाही के मामले, चौथा भ्रष्टाचार के मामले और पांचवा ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी या आलस्य होता हो, इनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उदाहरण भी पेश किए हैं और डायरेक्शन साथ में ये डायरेक्शन भी है, डायरेक्ट किया है कि आप ऐसे मामलों में प्रारंभिक जांच कर सकते हैं और करेंगे। उदाहरण के लिए देरी के कारणों को संतोषजनक ढंग से बताए बिना मामले की रिपोर्ट में 3 महीने से अधिक की देरी। उपरोक्त केवल उदाहरण है और उन सभी स्थितियों का संपूर्ण विवरण नहीं है जिनके लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। सप्तम, अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित और संरक्षित करते हुए प्रारंभिक जांच समयबद्ध होनी चाहिए और किसी भी मामले में यह 7 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की देरी का तथ्य और इसके कारण सामान्य डायरी प्रविष्टि में दर्शाए जाने चाहिए, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें टाइम टेबल भी दे दिया है कि कितने दिनों तक यह प्रारंभिक जांच रहेगी। चूंकि सामान्य डायरी, स्टेशन डायरी, दैनिक डायरी पुलिस थाने में प्राप्त सभी सूचनाओं का अभिलेख है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित सभी सूचनाएं, चाहे वे एफआईआर दर्ज करने या जांच के लिए हो, अनिवार्य रूप से सावधानी पूर्वक उक्त डायरी में दर्शाई जानी चाहिए और प्रारंभिक जांच करने का निर्णय भी दर्शाया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ ऐसे डायरेक्शन पेश किए हैं जिसमें यदि प्रारंभिक जांच पुलिस ऑफिसर करते हैं तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, 7 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए और उसके कारण भी लिखने होंगे कि हम ये प्रारंभिक जांच क्यों कर रहे हैं। तो ये सभी दैनिक डायरी या सामान्य डायरी में उनको लिखना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अच्छे से अधिक शेयर कर देना ताकि अन्य लोगों